नमस्ते। कल हमने लेसन पूरा किया था कि किस प्रकार से बात की पहचान, और ये कविता पूरी करने के बाद आज हम लोग एक साक्षात्कार का पाठ, इसमें सफलता की चुनौतियां इस पाठ का शीर्षक है। तो साक्षात्कार प्रश्नोत्तर विधियां है। साक्षात्कार यानी मैंने उसके पहले भी आपको बताया था कि किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछे जाए और वो सामने वाला उत्तर दे, तो दोनों में आपस में जो प्रश्न उत्तर सवाल जवाब होता है उसे साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें और इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके माध्यम से बच्चों में एक दूसरों से बात करने की, संचालन करने की हिम्मत बढ़ती है। और उनके संचालन करते ही आजकल दूरभाष ऑनलाइन आप तो देख ही रहे हो कि आपकी पाठशाला जब से हमारा कोरोना का फैला है कोविड, तो उस समय से आप लोग ऑनलाइन ही कैसे कैसे सुविधाजनक प्रश्नोत्तर के सवाल से पूछ के आप अपनी समस्या का समाधान कर रहे हो और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हो। तो इस पाठ के माध्यम से सफलता की चुनौतियां, सफलता मिलती है हमको, लेकिन हमको उसके लिए कितने कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी जाकर और जो व्यक्ति अपने इस जीवन के अंदर कभी मुश्किलों से निराश नहीं होता है, तो उसे जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर एक कृत्रिम होगा जिसको अगर हम सुने, नेत्रहीन बच्ची, पर वो अपना काम कैसे करती है और उसने कहा कि ये सफलता मुझे कैसी मिली है, क्योंकि मैंने कभी किसी काम के लिए कभी पीछे नहीं हटा। तो देखिए, आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति महान होता है, जिसके अंदर काम करने की जागरूकता होती है, वो कभी किसी काम को छोटा या उस काम को न करने की कमजोरी महसूस नहीं करता है। और ऐसे ही लोग आगे चलकर कुछ न कुछ जरूर बनते हैं। इनकी इस कोशिश में से कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। देखिए, बोलते जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाह नहीं है तो वो काम कितना भी आसान क्यों न हो, लेकिन वो हमें नहीं होता है। यही नहीं, वे समाज में भी अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई दावत बनता है। तो देखिए, आप लोग घर में भी हमारे पास हम लोग समझो एक परिवार में रहने वाले भाई बहन जैसे सब है, लेकिन सबकी अलग अलग रुचियां होती है। कोई अपनी पढ़ाई करके धावक बनता है, धावक यानी दौड़ में भाग लेता है, कोई नृत्यकार बनता है, कोई संगीतकार बनता है, कोई चित्रकार बनता है। सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन उनके लिए उनको ये चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। और जब तक हम किसी चीज का, कोई चीज प्राप्त करने के लिए समस्या आती है, और समस्या को सुलझाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे आप लोगों के सामने परीक्षा एक चुनौती है, पर जब तक आप परीक्षा नहीं लिखोगे तो आप परीक्षा में उस क्लास में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो अगर उससे आप लोग डर गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साक्षात्कारकर्ता यानी प्रश्न करने वाले व्यक्ति जब प्रीति जी से मिले, अब प्रीति जी कौन है, कैसी है, और साक्षात्कार उसकी साहस को देखकर, उसकी हिम्मत को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। और हमको भी यह सीख मिलती है, सीखना चाहिए हमको भी कि हमें भी साक्षात्कार बने, सफलता की चुनौतियों में कामयाब होना है। सफलता पाना है तो हमको उन आई हुई बाधाओं से लड़ना है, उससे जूझना है, घबराना नहीं चाहिए। तो देखिए,
साक्षात्कार। प्रीति जी नमस्कार, देखिए हम समय पर आ गए आपसे बातचीत करने, और सबसे बड़ी बात हमारा सफलता का एक कार्य भी, एक काम भी है जिसको हमें समय पर काम करना चाहिए, क्योंकि समय की कीमत बहुत होती है। जो समय पर नहीं आके उस काम को नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति भी जीवन में असफलता प्राप्त कर सकता है। तो उसने कहा हम समय पर आ गए आपसे बातचीत करने। कृत्रिम होगा हंसते हुए नमस्कार नमस्कार, बैठिए मैं अभी आई। भीतर से मिर्ची चलने के बाद जैसे उनको नमस्कार किया, उनका वेलकम किया, उनका बैठने के लिए कहा और नमस्ते करके वो अंदर गई। अंदर जाते ही देखा मिक्सर की आवाज आ रही। साक्षात्कार करता मन में, अरे मुझे तो कहा समय का बहुत ध्यान रखती हूँ, कहाँ रह गई प्रीति जी? यानी आप कहाँ चले गई? हमारा समय हो गया, हमको काम शुरू करना है, लेकिन ये तो कहाँ चले गई पता नहीं। तो जब तक प्रीति होगा ट्रे में 2 गिलास, गर्मी का मौसम था तो कुछ ठंडा बनाकर ले आई और उनको दिया, पहले पीजिए, थोड़ा जूस पीजिए। गिलास पकड़ाते हुए उसने कहा। साक्षात्कार उस कार्य को देखकर इतनी फुर्ती, अभी आई, मैं बैठा, उससे नमस्कार किया, अंदर गई और फटाफट 2 गिलास भी बना के लेके आ गई। आश्चर्यचकित भाव से उसकी आंखों की ओर देखते हैं, प्रीति जी ये क्या है? क्योंकि साक्षात्कार को मालूम है कि ये नेत्रहीन है, इसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर कितनी फुर्ती से इसने जाकर वो शरबत बना लाई। ये क्या, मैं अपना सब काम स्वयं करती हूँ। उनकी शंका का समाधान किया उसने। आपको शंका आ रही है कि मैं ये काम कैसे कर लेती हूँ, लेकिन साक्षात्कार से कहती है कि मैं सब काम खुद करती हूँ। काम भी अच्छा होता है, आनंद भी आता है। चलो अब कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। चलो आपके मन के जो शंका थी वो मैं बता देती हूँ कि मैं पूरा के पूरा काम मैं खुद करती हूँ और मुझे काम करने में मजा भी आता है। अब छोड़ो अपने काम के उद्देश्य से, जिस काम से आप मुझसे पूछने आए उस काम के लिए तैयार। प्रीति जी आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला मानी जाती है। सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती हो? ये बात मुझे पता चली कि आप एक दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला, सफल यानी हर काम में कामयाबी आपको मिली है, मानी जाती है। ये सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती हो बताइए, आपको कैसे लगता है? ये जो आपको कामयाबी मिल रही है, जो आप हर काम में सफल होती हो, उसका मुझे आप किस अर्थ में इसको मानती हो जरा बताइए। कृत्रिम होगा, मेरे लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि कामयाबी अगर मुझे प्राप्त करना है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर चुनौतियां आए, यानी मुझे कष्ट काम करने का, मुझे कष्ट करना चाहिए। बिना कष्ट किए मैं चुनौतियों में पास नहीं होंगी। तो यही मेरा अर्थ है, मेरी कामयाबी का अर्थ मेरे ऊपर अधिक से अधिक चुनौतियों का, मुझमें ऐसी शक्ति आए कि उस आने वाली चुनौतियों का मैं सामना कर सकूं, मतलब मैं डरूं नहीं। और जीवन के अंदर कभी किसी काम को हमें ना, ये काम मुझसे नहीं होता है ऐसा मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। और यही है कि जब तक मेरे अंदर, अगर मैं साहस हो जाएगा, काम को इजी समझ लूंगी, मुझे लगना वो काम कठिन है लेकिन उस काम को मैं जरूर करूंगी, तभी मैं सफल महिला बन सकती हूँ। जिसने सबसे ज्यादा असफलताओं का सामना किया हो, जिसने सबसे पहले अधिक चुनौतियों का स्वीकारा हो और संघर्ष कर रूप विजय पाई हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। उसने अपनी कामयाबी और सफलता का परिभाषा बताया, डेफिनेशन बता दी कि जिसने अधिक से अधिक असफलताओं से सामना किया हो, मुश्किल आती है पर मुश्किलों को पार किया हो, मुश्किलों से डरी नहीं। और यही बात है कि संघर्ष करना उस चीज के लिए, उस चीज को, सही चीज को पाने के लिए मुझे लड़ाई लड़ना है। और ऐसा नहीं कि वो हार्ड है मैंने उसको छोड़ दिया, वो कठिन कार्य है मैंने उसको निकाल दिया।
उस कठिन कार्य को ही सफल बनाने का मेरे अंदर साहस चाहिए, और वही है मेरी चुनौती और मेरी कामयाबी का अर्थ। मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ, मेरे सामने अनगिनत चुनौतियां, अभी तो मैं बहुत शुरुआत करी हूँ। अनगिनत बहुत सारी कठिनाइयां मेरे सामने है, कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। उस कंकरेले पत्थर के ऊपर मैं चलकर अपनी कामयाबी को प्राप्त करूंगी, यही मेरा उद्देश्य है। इस प्रकार से साक्षात्कारकर्ता का उत्तर कृति मोगा जी ने दिया। साक्षात्कारकर्ता किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसा लगा? अच्छा बताइए, जीवन में कभी कभी आप असफल भी होती हो, जरूरी नहीं कि हर समय आपकी जीती होती है। तो जब असफलता आपको मिलती है तब आपके मन में आपको कैसा दुख होता है, कैसा फीलिंग होता है, क्या सोचती हो? प्रीति मोगा का उत्तर, चलते समय रास्ते में गड्ढे तो आते हैं, इसमें घबराना क्या है? देखिए उसका पहली लाइन में देखिए, चलते समय रास्ते में गड्ढे आते हैं, गिरने पर किसी की सहायता से उठूंगी, पर अगली बार रास्ता बदलूंगी और खुद उठूंगी। ये मेरी सफलता की चुनौती है। मैं बार बार गिरती रहूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। हाँ, एक बार गिरी तो दूसरी बार से मैं उस रास्ते को या तो बदल दूंगी या फिर सावधानी से चलूंगी, और अगर गिर भी गई तो खुद उठूंगी। हमेशा दूसरों की सहायता को लेकर उठने वाला व्यक्ति जीवन में कामयाबी नहीं होता। अतः इसका अर्थ आपको भी समझना है कि हमें हमेशा अपने आप पर अवलंबित रहना चाहिए। हमेशा दूसरों के ऊपर वजन बनकर जीना वो कामयाबी का रास्ता नहीं है। मुश्किल तो है, जीवन ही एक मुश्किल है, पर उससे जूझना, उससे लड़ाई करना और आगे बढ़ना, यही मेरे जीवन का संघर्ष है। और मैं खुद, अब पहली बार तो गिरी, लेकिन दूसरी बार गिरूंगी तो मैं खुद उठूंगी। असफलता हमें उठाने के लिए है। यदि यही सोचते रहे कि गाड़ी जैसी चल रही है चलती रहे तो कभी सफलता नहीं पा सकते। अगर हम सोच दे जान दो जो हो गया सो हो गया, गाड़ी चल रही है ना, काम निकल रहा है ना, तो हम कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं। हमको पता है कि वहां जाने पर गड्ढा है, लेकिन उसके लिए हमको क्या सावधानी रखनी है, इसका हमें पूरा ध्यान रखकर अपना कार्य करना चाहिए, नहीं तो हम कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रीति मोगा जी ने उनको उत्तर दिया। प्रीति जी, आप क्या जन्म से जो शंका थी साक्षात्कार करते के मन में, मुझे ये शंका है कि क्या आप जन्म से अंधी हो? प्रीति मोगा, नहीं नहीं, मैं 6 वर्ष की थी तभी पाठशाला में पता चला कि मुझे आँख की बीमारी है। मैं पहले मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देता था, 6 वर्ष के होने के बाद पाठशाला के कारण मुझे पता चला कि वो लोग बताए कि मुझे आँख की बीमारी है और मैं समान आकृति वाले अक्षरों को पहचान नहीं पाती हूँ। बताया गया कि कुछ ही समय में मेरी दृष्टि चली जाएगी, और ये भी बताया कि अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद तो ये पूरी अंधी हो जाएगी। अब देखिए, माता और पिताजी बहुत दुखी थे। वास्तविकता सच्चाई है, कोई बच्ची का इस तरह से कोई बात सुने तो सही है कि उसको दुख होता है कि आज मेरी बेटी की नजर इतनी कमजोर है और भविष्य में अगर इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो इसकी नजर भी जा सकती है। पर मेरे माता पिता, देखिए स्वाभाविक तो है कि उनको थोड़ा दुख लगा, आप समझ सकते हैं। ऐसी हालत में दुख, दर्द और उदासी स्वाभाविक है, कितना भी अच्छा से अच्छा क्यों न हो। लेकिन ये बात सुनकर, बच्चों की बीमारी को सुनकर कोई भी माता पिता, हिम्मत से हिम्मत रखने वाले माता पिता भी कुछ देर के लिए उदास हो जाते हैं, स्वाभाविक है। परंतु हमारे घर के वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जैसे मैं साहसी थी तो मेरे माता पिता भी इतने साहसी थे, उसी की बदौलत आज मुझ में इतना साहस है।
एक बात तो ये बताई उसने, कोई परिवर्तन नहीं आया, माता पिता को मेरा सलाम, उन्होंने सब कुछ सामान्य रखा, उसने मुझको कभी कोई बात का ये नहीं कहा, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि मुझे पता चलेगा तो मुझे दुख होगा और दुख के कारण मैं और कमजोर हो जाऊंगी, तो उन्होंने मुझको खबर भी नहीं होने दी। और मैं उन माता पिता को सलाम करती हूँ, उन्होंने सब कुछ सामान्य रखा, सामान्य ने बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलने दिया। पिता पहले खुद कोई क्रियाकलाप या गतिविधि करते, फिर मुझे सिखाते। अब पिताजी क्या करते कि हर चीज को स्वाभाविक माता वो खुद क्रिया करते, क्रियाकलाप करते और फिर गतिविधि को समझाते कि देखो ये क्या है, जैसे कुछ कलर रखते हैं, कलर करते फिर बोलते हैं ये कौन सा कलर, ये कलर बताते हैं, बेटी ये लाल है, ये काला है, ये पीला है, यानी इसका अनुभव मुझे कराते थे। जो कुछ भी दृश्यमान था उसे आत्मसात कराने की चेष्टाएं बढ़ गई। जितना मुझे दिखता था, जो धुंधलापना जैसा भी दिखता था, वो चेष्टाएं वो करते गए। मेरी दृष्टि की कमी को अगरतला में पता चला। अब ये बात पूरी तरह से मेरे पिता को अगरतला में, जब हम थे जिस स्कूल में पढ़ती थी वो अगरतला में, उनको लगा कि इसकी बच्ची की कमजोर आंखें है, परंतु वहां चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं थी। अब पिताजी ने देखा कि अगरतला में तो हम इसका इलाज नहीं करा सकते, तो देखिए स्कूल में मोटी चीजें रंगों की पहचान कर सकती थी, वहां मुझे डराया नहीं गया, अपने अंधेपन से नहीं, हाँ काकरोच से डर गई थी। एक बार मक्खी नाक में घुस गई तो भी डरी थी, बाकी मैं कभी डरी नहीं कि मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। इसका मुझे कभी ना तो मुझे डराया गया और नहीं मुझे बोला गया। हाँ मैं डरी, जीवन के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम आए, समस्या आई, लेकिन उससे नहीं डरी, लेकिन मैं काकरोच से डर गई। और एक बार मेरी नाक में एक मक्खी चली गई तो उससे भी मैं थोड़ी डरी। पर अब देखिए साक्षरकर्ता, आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? फिर कैसी पढ़ी आप? जब आंखें कमजोर थी तो आपकी पढ़ाई कैसी थी? प्रीति मोगा, पिता का तबादला होने पर हम दिल्ली आ गए। तबादला का अर्थ है ट्रांसफर, इंग्लिश में आप उसको ट्रांसफर बोलेंगे। पिताजी अगरतला से पिताजी की ट्रांसफर यानी तबादला दिल्ली में हो गया। 8वीं कक्षा तक विद्यालय की आयरिश नन को बहुत सहायता की। वहाँ एक नन थी, जैसे हम लोग टीचर बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं, तो वहां पर जैसे ये क्रिश्चियन लोगों के स्कूल में जो समझाती है पढ़ाती है उसको नन भी कहते हैं। तो एक नन जो थी वो बहुत ही मेरे को सहायता करती थी और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। जुबानी गणित में अच्छा कर लेती, कोई भी बात, कौन सा भी गणित ओरली, जुबानी है ना ओरली, मुझे पूछे मैं फटाफट आंसर देती थी और वो नन मेरा पूरा पूरा ध्यान रखती थी। अलजबरा मेरे लिए चुनौती था। अलजबरा जो मैथ्स है वो तो मेरे लिए ऐसी चुनौती थी, मैं चुटकी में उस काम को कर लेती थी हंसते हुए। अब भी अच्छा नहीं लगता, मैं सीनियर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में करना चाहती थी, परंतु अपने नन अध्यापिका के जाने के बाद मुझे किसी अंध विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया। लेकिन मेरा कि अब तक तो मैं छोटी थी और किसी न किसी की सहायता तक 8वीं कक्षा तक पास की है, लेकिन अब मुझे कोई भी पाठशाला में दाखिला नहीं। अब मुझे उस पाठशाला में भेजा गया जहाँ पर अंदर नेत्रहीन लोग पढ़ते थे। मैं पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी थी, इसका मतलब अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उदास स्वर में, यहाँ पर स्वाभाविक है कि मन में मुझे भी बहुत उदासी आ गई। सब कुछ कर सकती थी, लेकिन जब आंखें ही नहीं है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, तो अब मुझे मन में थोड़ी सी उदासी छा गई। लेकिन देखिए फिर भी प्रीति मोगा जी को किसी सफलता से उन्होंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और उनको ललकारा और उनको पढ़ा। पर देखिए दुख आते हैं तो सब एक साथ ही आ जाते हैं। इधर मेरी आंखें चली गई, नन जो थी, जो अध्यापिका वो इतना ध्यान रखती थी, वो भी
चले गई। अब दूसरी बार मुझे अपने पढ़ाई के लिए उस नेत्रहीन पाठशाला में जाना था। अब उसी के आशा, अब मुझे पक्का मालूम हो गया कि मैं पूरी तरह से नेत्रहीन हूँ। ये सारे साथ एक साथ आए और उसी के साथ और मेरे पास दुखों का पहाड़ क्या टूटा देखिए कि मैं पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी। इस बीच मेरे पिता हृदय रोग के शिकार हो गए। इसी अंतराल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ न कुछ कष्ट, कुछ समस्या मेरे सामने आती गई। सबसे बड़ी समस्या पिता का अस्वस्थ होना। पिता को हृदय रोग शिकार हो गया, क्योंकि उनका भी मेरे को बहुत सहारा था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इतनी कितनी गहराई से महसूस करने होंगे कि मेरी दृष्टिहीनता खो गई। इसका पता मुझे ये लगा कि उनको दिल का दौरा क्यों पड़ा, क्योंकि मेरे नेत्रहीन होने का सदमा अब तक उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन अब उनकी सहन की बात था। वही सोचकर उनको दिल का दौरा पड़ा, पर उन्होंने अपनी उदासी और खिन्नता को छुपा कर रखा। लेकिन फिर भी कभी बाहर बताया नहीं कि बेटी मुझे दुख है कि तू देख नहीं सकती, या कभी मुझे कुछ ऐसी बात नहीं बताई। उसके अथक प्रयासों ने मुझे निष्क्रिय होने से बचा लिया, और उनका ही प्रयास, उनकी इतनी भावुकता से मैं आगे बढ़ी और मैं निष्क्रिय होने से बच गई। अब मुझे लगा कि मुझे तो कुछ न कुछ करना ही है, खाली नहीं रहना है। मुश्किलें तो आएंगी, कुछ पाने के लिए मुश्किलें आना बिल्कुल जरूरी है। आपको परिणाम लेना हो परीक्षा का, तो आपको पढ़ना है। ये चुनौती है, ये एग्जाम है आपकी चुनौती। अगर आप उसको न लिखेंगे, नहीं परीक्षा से मुझे डर लगता है, उस इंटरव्यू में जाने मुझे डर लगता है, तो आप कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसी तरह से पिता को जो गहरा सदमा लगा नन अध्यापिका के जाने के बाद और 8वीं कक्षा के बाद, उसे पूरा नेत्रहीन बताया और उसको अंधे की स्कूलों में जाने के लिए कहा गया। तो अब देखिए उसने कभी अपने मन में उदासी नहीं लाई और निष्क्रिय होने से बचा लिया। उसने कहा जो होगा सो होगा, प्रयत्न करना मेरा काम है, निष्क्रिय खाली नहीं बैठूंगी। और जो व्यक्ति अपने कार्य से निष्क्रिय नहीं होता है, वह जीवन में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल कठिनाई क्यों ना वो उसको प्राप्त कर सकता है। और जो डर गया वो रह गया। काम ही एक कला है, और कला को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है, डरना नहीं है। अगर ऐसे लोग डरते तो क्या चांद तक पहुंच सकता था आर्मस्ट्रांग? नहीं। तो इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने इतनी इससे ये काम किया। तो मैं भी प्रयासों ने उनके अथक, उनके यानी पिताजी के अथक यानी बहुत, उनका प्रयास पूरा जारी रहा, और मैं भी उनको उनके प्रयासों को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उससे मैंने मतलब लड़ाई की, यानी उसको मैंने स्वीकार किया और उसको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। साक्षात्कारता, फिर आप स्कूल नहीं गई क्या, क्वेश्चन था। तो फिर आप कहाँ पर पढ़ी, घर में? नहीं, मुझे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियों के लिए आज भी बहुत कम विद्यालय है। मैं उन दिनों सबसे छिपाकर रात को बहुत रोती थी। हर सुबह पिताजी की जोर से रेडियो चलाते थे। कबीर का दोहा सुना गुस्सा आता तो इसे बोलती अब क्या करती। मैं स्कूल तो नहीं जा सकती थी, मेरे लिए कोई स्कूल नहीं थी, लेकिन इस सब बातों को मैं कभी दिन में नहीं रोई, पिता को दुख न हो। और मैं उनके सामने ऐसी रहती कि मैं नेत्रहीन नहीं, मैं देख सकती हूँ, मन की आंखों से देख सकती हूँ, और उसी उल्लास के साथ मैं उनके सामने कभी उदासपना नहीं लाई। लेकिन रात के अंधेरे में अकेले बैठकर मैं घंटों रोती थी अपनी दशा पर कि भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे नेत्र क्यों छीने। तो उस समय मेरे को रोते हुए देखकर पिताजी मुझे समझ जाते कि उसको दुख है, लेकिन मेरा दुख बताकर नहीं, एक गाने रेडियो चलाकर कबीर का दोहा सुनाकर और कोई गजल सुनाकर कैसे करते देखिए। तो मुझे गुस्सा तो आता,
इसे ही बोलती जाती। तो क्या दुआ था कबीर का, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। यानी जैसे मट्टी, माटी यानी मट्टी, कुमार उसको रोज रोनता है, मतलब पैरों से और से कुचलता है। तो उसने कहा कि तू आज मुझे कुचल रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तेरे को मैं कुचलूंगी। यानी जीवन के अंदर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा दिन है तो कल मेरा भी समय आएगा। इस कबीर के दोहे से वह अपने मन को थोड़ी तसल्ली देती थी। और इकबाल की पंक्तियां भी पिताजी उसके सामने रखते थे, खुद ही को बुलंद कर इतना ही हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछ बता तेरी रजा क्या है। यानी हमें कभी जीवन के अंदर कभी छोटा नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज को, अपने काम को बुलंद करना चाहिए हर तकदीर से पहले। हम काम करेंगे तभी तकदीर होगी हमारी, खाली बैठ जाएंगे तकदीर खुल जाओ। कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिषी को हाथ बता देते हैं, ज्योतिषी बोलता है अरे भाई तेरे हाथ में तो बहुत धन है, तो वो क्या होता है निश्चित होके बैठ जाएगा, ज्योतिषी ने बता दिया कि मेरे हाथ में तो लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। तो क्या बताइए आप, क्या उस तरह से आपके पास लक्ष्मी रहेंगी? लक्ष्मी तो उसी के पास रहती है जो कुछ कार्य करता है। उसी तरह से इस इकबाल के पंक्तियों द्वारा उसको हिम्मत दिलाते थे पिताजी, खुदा बंदे से खुद पूछ बता तेरी रजा क्या है। खुदा यानी भगवान, भगवान उस बंदे से खुद पूछ कि तेरी रजा क्या है। हमें तो बस तेरी जो भी रजा हो, मुझे तो क्या करना है, काम करना है। इस तरह से प्रीति मोगा जी और साक्षात्कारता में बातचीत चल रही थी। और ये आपने जाना कि प्रीति मोगा जी दृष्टिहीन होते हुए भी कितनी साहसी थी। और साहसी व्यक्ति ही चुनौतियों का, चुनौती यानी आपकी भाषा में आप वार्निंग भी बोल सकते हो, वार्निंग ऐसे कई आते हैं, लेकिन जो इन वार्निंगों से डर गया वो कभी आगे नहीं बढ़ा। और प्रीति मोगा जी ने इतनी हिम्मत रखी कि नेत्रहीन होने के बाद भी वो स्वयं अपना काम खुद करती, एक बार गिरती लेकिन दूसरी बार वापस कभी गिरने का चांस नहीं करती थी। इस तरह से उसका उदाहरण आप लोगों ने देखा। और इसके आगे हम समय आने पर अगले पीरियड में आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। जो भी कठिन शब्द है नहीं समझा, आप उसको अंडरलाइन करके हुए आप मेरे से पूछ सकते हो, लिखकर आप बता सकते हो, स्कूल में भी दे सकते हो, अपने सवाल और आंसर प्राप्त कर सकते हो।